QM की रिवीजन किस तरीके से करें, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे बच्चे मुझसे वक्तन फ़वक्तन पूछते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपने एक दफ़ा सिलेबस को पढ़ लिया है, आपने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है और अब आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो रिवीजन के लिए आपका जो ऑर्डर है वो थोड़ा चेंज होना चाहिए। ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो ICAP की सिलेबस वेटेज के हिसाब से या एग्जाम्स की वेटेज के हिसाब से आप उसको सॉल्व करें। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 10 को करें। चैप्टर नंबर 10 जो है ये एक बड़ा मजे का एरिया है। आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे या आप एक तो इजीली इसको आप सॉल्व कर सकेंगे और आप एक प्रिपरेशन की पटरी पे चढ़ जाएंगे और आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसको फिर आगे भी मोटिवेशन को लेके चलेंगे। चैप्टर 10 सबसे पहले करें। उसके बाद मेरे ख्याल से आपको चैप्टर नंबर 13 करना चाहिए, रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें थोड़े से फॉर्मूले हैं और इसकी वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, 5 to 10%। तीसरे नंबर पे आपको जो चैप्टर्स करने चाहिए डैट इज 5 and 6 बिजनेस फाइनेंस, जिसे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स भी कहते हैं। 15 से 25% का ये एरिया है, ऑन एवरेज 20 मार्क्स इसमें से आते हैं। आपको फिर तीसरे नंबर पे इस एरिया की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसके बाद स्टेप नंबर 4 है, उसमें आप चैप्टर नंबर 11, 12 और 14 स्टैटिस्टिकल मेथड, जो कि बेसिक स्टैट्स का एरिया है, उस एरिया को आप करें, जिसकी हैरानकुन तौर पे सबसे ज़्यादा वेटेज है आपके पूरे QM के सिलेबस में, 20 to 25%। ऑन एवरेज 22 मार्क्स की इसकी वेटेज है। 15 मार्क्स आपको कम से कम इसमें से आएंगे जो कि ईजी होंगे, जिनको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलेंगे जब आप चैप्टर नंबर 8 और 9 इसके बाद करना चाहिए। ये एरिया जो है ये काफ़ी ईजी एरिया है, 10 to 15% इसकी वेटेज है। इसमें से ईजी एरिया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कॉन्सेप्ट्स कम हैं और FSC करके जो बच्चे आए होते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ ऑलरेडी पढ़े होती है, डेरिवेटिव्स पढ़े होते हैं, जिससे उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाता है। अगर नहीं भी पढ़े तो इससे प्रॉब्लम कोई नहीं है। आपने इसी एरिया में स्टेप नंबर 5 में आपने चैप्टर नंबर 8 और 9 कैलकुलस को करना है। देन यू शुड मूव टू नंबर 6, चैप्टर नंबर 15 and 16 प्रोबेबिलिटी। 15 and 16 टोटल वेटेज जो है वो इसकी 5 to 10% है और इसमें से 7 से 8 मार्क्स के जो है ना वो क्वेश्चंस आते हैं और मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन से आप इसमें से 4 से 5 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 7, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 7 बेसिक मैथ्स का एरिया आपकी बुक का सबसे बड़ा एरिया है। इस एरिया में जो चैप्टर्स हैं 5, इनको मिला के इनकी वेटेज 10 to 15% बनती है और नॉर्मली लोअर साइड पे मार्क्स आते हैं, यानी कि 10 के पास पास इस एरिया में से सवाल आते हैं, यानी कि इन 5 चैप्टर में से टोटल 10 नंबर के सवाल आएंगे। अब आपको इन 5 चैप्टर्स की जो वैल्यू है, जो इनकी वेटेज है, उसकी समझ आ जानी चाहिए कि इनके ऊपर कितना टाइम लगाना चाहिए। जब आपने पढ़ा होगा तो आपने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाया होगा। चैप्टर नंबर 2 पे, 4 पे, 7 पे, 7 जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग का है, तो आपने इन एरियाज के ऊपर टाइम लगाया, ठीक है, लेकिन अब आप रिवीजन कर रहे हैं, अब आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो फिर इन एरियाज को इनकी सिलेबस वेटेज के हिसाब से ही आपने टाइम देना है। और फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा दैट विल बी चैप्टर नंबर 17 and 18 इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आपकी जो सैम्पलिंग है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, इन एरियाज के ऊपर आपने जो टाइम लगाना है वो सबसे एंड पे लगाना है, क्योंकि ये थोड़े कॉम्प्लेक्स एरियाज हैं। सिलेबस वेटेज वाइज ये 5 से 10% की इनकी वेटेज है और इसकी अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन आपको करनी है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्लीट प्रिपरेशन करें, लेकिन ऑर्डर अपना ये रख लें। और एक डे बाय डे प्लान मैंने अपने क्रैश कोर्स में शेयर किया हुआ है, जिसमें मैंने बताया है कि जो आपने फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर चैप्टर 10 करना है तो उसको कितने दिनों में करना है, फिर उसके बाद चैप्टर 13 करना है तो उसको कितने दिनों में करना है, फाइनेंस को कितने दिनों में करना है, ताकि मिला के आपका 30 डेज का प्लान बन जाए। तो ये प्लान फॉलो करना मेरे ख्याल से ज़रूरी है, ताकि आप अपना वक्त ज़ाया ना करें और ऐसे एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम ना लगाएं जिन पे नहीं लगाना चाहिए, और ऐसे एरियाज़ को इग्नोर भी ना कर दें जो कि आपके लिए ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग एरियाज़ हैं।